स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम करंट अफेयर की क्लास को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कुछ आर्टिकल्स हैं। इस जुलाई माह की पत्रिका भी हमारे साथ है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेख है यहाँ पर न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित समग्र विश्लेषण। तो इसके बारे में हम एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे और साथ ही ये देख पाएंगे कि वैसे तो मैं भारत की जो संविधान की कक्षाएं हमारी चल रही हैं उसमें अभी कार्यपालिका पर ही हैं हम लोग, और जल्द ही हम लोग न्यायपालिका को भी एक विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज के इस लेख में हम लोगों को क्या क्या देखना है। पहले तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या प्रणाली होती है, उसमें कोलेजियम सिस्टम होता है जिसके आधार पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है जो बनाया गया था और इसका काम भी होता है नियुक्तियों को पर विचार विमर्श करना। उसके बाद हम देखेंगे न्यायिक नियुक्तियों में समस्याएं क्या क्या हैं और चिंताएं क्या क्या हैं, इन पर भी हम एक दृष्टिपात कर लेंगे। और आगे देख लेंगे कि वर्तमान संदर्भ में इसकी आगे की राह हमारी क्या है और इसमें जो है हमारा बेसिकली और हम क्या क्या कर सकते हैं, और एक संक्षिप्त इसका विवरण भी हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इसकी खास बात ये है कि इसमें एक डायग्राम के माध्यम से आपके माइंड मैप के आधार पर ये बनाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हालिया संदर्भ में यहाँ पर बताया गया कि हाल ही में भारत में मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात का ये मुद्दा चर्चा में आया। तो अभी हम जानते हैं कि जैसे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन बोबड़े साहब ने सेवानिवृत्त हुए थे, तो उसी के आधार पर ये मुद्दा जो है करंट के मामलों में थोड़ा सा गहमा गहमी में आया। प्रावधान की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद जो हैं 124(2) है और 217 के तहत उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियां की जाती हैं। इस कर भी हम प्रावधान देख सकते हैं। व्यवहारिक रूप से नियुक्तियों की अनुशंसा कोलेजियम के द्वारा की जाती है। कोलेजियम प्रणाली को जो है ज़्यादातर माना जाता है और उसी के आधार पर जो है नियुक्तियों को करा जाता है। चिंताएं क्या क्या, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, परिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। और आगे की राह की अगर हम बात करें तो नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और रिक्त पदों पर शीघ्र ही जो है इस पर उनको भरा जाए। तो यहाँ पर मैं आपसे छोटी सी चर्चा पहले तो ये करूँगा कि अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा न्यायिक प्रणाली होती है उसमें जो है हमारा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत फॉलो किया जाता है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत से तात्पर्य यही होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने ही मामले में स्वयं जज नहीं होगा, और एक उसमें ये भी प्रावधान होता है कि दूसरा जो है उसकी स्वयं की व्यक्ति की गवाही नहीं मानी जाती है। तो इसका जो वायलेशन करते हैं तो उन पर जो है कठोर उन पर कार्रवाइयाँ जो है न्याय व्यवस्था के आधार पर की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो लैटिन भाषा का एक प्रसिद्ध वाक्य है फिएट जस्टिसा रुएट सैलियम। हम लोगों ने जैसे कि CRPC की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोगों ने एक लोकोक्तियों के अंदर में एक लैटिन सूत्र भी पढ़े थे, तो वैसे ही एक यहाँ पर सूत्र हमें देखने को मिलता है जिसका अर्थ है कि चाहे आसमान क्यों ही ना टूट जाए, न्याय करने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहनी चाहिए। तो देखिए न्यायपालिका एक विशेष स्तंभ है भारतीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली का, जिसके आधार पर उसको जो है स्वतंत्र रूप से आवाज़ रखा गया है और उसके जो फैसले हैं उन पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यही यहाँ पर इसका अर्थ समझाया गया है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो एक जटिलता उच्चतम न्यायालय के पर्याप्त संख्या के समयरूप नियुक्ति न होना पाने पर अप्रैल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल 2021 में श्री अरविंद बोबड़े साहब जो थे वो अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो तारीख में एक कई बार जो है आपको 3-4 तारीखें दे देगा और ऑप्शनल में आपको ये पूछ लेगा, तो आपको तारीख जो है याद रखनी चाहिए। उसके बाद नियुक्तियों से जुड़े प्रावधान और परंपराओं की चर्चा में करते हुए मुख्य न्यायाधीश में इसका जन्म हुआ और जुड़ी जटिलताओं से इसका समग्र विश्लेषण हम करेंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका जो है आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जो हमारा सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करी गई थी, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद संविधान में दिए गए हैं, अनुच्छेद 124(2) दिया गया और 217 मौजूद है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो न्याय प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है वो हमारे संविधान के 124(2) और 217 में मौजूद हैं।
अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है और 217 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारा हाई कोर्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट जो है हमारा कह सकते हैं कि जिलेवार एक से ज़्यादा जिलों में भी एक या एक से अधिक जो है हमारे हाई कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा जो है कह सकते हैं एक सुप्रीम अथॉरिटी होता है और सबसे बड़ा एक अपनी विशेषता रखता है न्यायिक पद्धति में, तो वो भी हमारा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अब आगे देखें तो हालांकि कालांतर में ये आवश्यकता समझी जा रही है कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मत को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनके मत को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो है उनका जो सर्वाधिक समय काल है वो भारतीय न्यायिक प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत न्यायाधीश के पद पर कार्यरत करते हुए व्यतीत हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में एक कुशल क्षमता और जो है एक अच्छी सी अहर्ता रखते हैं। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर इनका इसका जो है समर्थन दिया गया है। और अगर हम आगे देखें इसमें तो सर्वप्रथम 1981 में एचपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला आया था, जिसमें प्रथम न्यायाधीश मामले के नाम से ही वो जाना जाता है। तो इसका एक संदर्भ भी दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ होती है उसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यायिक फैसले होते हैं तो उसमें जो है हमारे कई सारे ऐसे मामले हैं जिनका हवाला दिया जाता है और उसी के आधार पर ही जो है न्यायाधीश जो है अपना फैसला को भी सुनाते हैं और जो है जनता के सामने उसको इंगित करके पेश करते हैं। तो ये है यहाँ पर। और इसी के बाद आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1998 में जो है अगर हम बात करें तो हमारा अब तक उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियाँ जो है कोलिजियम की राय के आधार पर ही की जा रही हैं और इसके आधार पर नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी का नाम निर्देशन करते हैं। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में ज़्यादातर जो असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो उनका कहना ये रहता है कि अगर हम न्यायिक प्रक्रिया में जो है अगर हम कार्यपालिका के भी कुछ सदस्यों की एक कमेटी बना के उनको रखते हैं तो वहाँ पर कुछ पार्शियलिटी हो जाती है, या फिर जो है न्यायपालिका कहती है कि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसे कई मामले भी आए थे जिसमें ये हमें देखने को मिला था कि कई सारे वाद विवाद होते हैं और आप अक्सर इन पर जो है संवैधानिक ढांचों पर भी कहीं ना कहीं आपसी तनाव और खींचातानी रहती है। बट लेकिन एक बात ये भी है कि वो है कार्यपालिका हो तो वह स्वतः अपने फैसलों को स्वायत्त रूप से ले सकती है, और अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो वो भी अपने फैसलों को जो है स्वायत्त रूप से देने के लिए कोई उसमें बाध्यता नहीं होती है। तो उसी का जो वर्णन है यहाँ पर किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों के नामों का चयन प्रस्ताव सीजेआई द्वारा किया जाता है और सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोलिजियम के बाकी सदस्यों के साथ उच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी परामर्श देता है और जिससे न्यायाधीश के पद को अनुशंसित व्यक्ति से संबंधित होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है, अक्सर पूछा भी जाता है राज्य प्रवेश परीक्षाओं में या फिर जो हमारा यूपीएससी में भी, कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन ग्रहण कराता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको भी मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की। तो इसके बारे में देखें, अगर हम देखें तो न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में चर्चा करने के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में बात करना भी आवश्यक है। दरअसल कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की परंपरा को खामियों को देखे जाने में सरकार ने ये प्रयास किया कि कार्यपालिका का न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया का स्तर भी थोड़ा बहुत दखल हो। तो वही बात आ गई कि मैंने कहा आपको बताया भी था कि जैसे हमारा अगर हम समझें कि ये हमारा जो है ये कार्यपालिका है और ये हमारी है न्यायपालिका, तो अगर ऐसा हो कि देखिए ये तो जो हमारा एक स्वतंत्र स्तंभ है और ना ही इसके फैसलों में जो है कार्यपालिका कभी हस्तक्षेप करती है, लेकिन अब जो कोलेजियम प्रणाली लाई जा रही है तो उसमें ये कहा गया है कि इसके कुछ परसेंटेज जो सदस्य हैं कार्यपालिका के, वो न्यायपालिका की जब सीजेआई की नियुक्ति होगी उसमें बैठाए जाएंगे, ताकि अगर सारे ही सदस्य जो है सारी बेंच जो है न्यायपालिका के संबंधित सदस्यों की होगी तो उसमें पार्शियलिटी हो जाती है। तो उसी को कम करने के लिए सरकार का ये प्रयास है कि कोलेजियम प्रणाली में कार्यपालिका के भी कुछ सदस्यों को जो है इन्वॉल्व किया जाए।
तो यहीं पर ये बताया गया है। और थोड़ा-सा इसके आगे देखें तो दरअसल कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में खामियाँ देखे जाने के बाद तो ये प्रयास किया, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। और इसी उद्देश्य से 2014 में जो 99वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है हमारा 2014 में करी गई थी और 99वें संविधान संशोधन के अनुरूप ये किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, और जिसका कार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशें देना था। एक काफ़ी फेमस मामला भी है जो इसमें आता है, बेरूबारी का एक मामला था जो काफ़ी गहमा-गहमी में था, तो जिसके आधार पर संवैधानिक ढांचों में कह सकते हैं कि अक्सर हमें इनके बीच में मतभेद देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। जैसे राज्यसभा में हम लोगों ने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही अगर हम इसमें नियुक्ति आयोग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पदेन अध्यक्ष जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और वरिष्ठतम न्यायाधीश के पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय विधि और न्याय विधि के सदस्य के रूप में 2 प्रबुद्ध व्यक्ति भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ के बहुमत में ये फैसला दिया गया है कि न्यायिक नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता शक्तिशाली और कार्यपालिका के बढ़ते हस्तक्षेप में खिलाफ न्यायिक स्वतंत्रता हासिल सुनिश्चित संवैधानिक अधिकार का एकमात्र तरीका है। तो इसको इन्होंने फिलहाल यहाँ पर बदल दिया है कि कॉलेजियम प्रणाली जो है थोड़ा-सा जो है बेहद रूप से निष्पक्ष कार्य कर सकती है। अब इसकी नियुक्तियों की समस्याएं और चिंताएं देख लेते हैं। तो न्यायिक नियुक्तियों से जुड़ी सभी बड़ी कॉलेजियम प्रक्रिया अनाहरित और अपारदर्शिता से संबंधित हैं। उच्चतर न्यायपालिका के नियुक्तियां तथा स्थानांतरण व्यावसायिक रूप से किन तर्कधारों पर होते हैं, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो कॉलेजियम के पास अपारदर्शिता के लिए कई रास्ते हैं जो नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर उसके विशिष्टता पर बल दिया गया है और यहाँ पर ये जानने वाले की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ रही है कि न्यायिक नियुक्तियों में अक्सर तदर्थ और मनमाने तरीके से करी जाती है। तो कॉलेजियम के सार्वजनिक जांच के किसी भी तरीके को खुद प्रतिरक्षित किया हुआ है और इसका जो नामांकन है वो भी काफ़ी जो है गोपनीय रूप से किया जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमें यही बता रहा है कि यहाँ पर उसकी क्या क्या समस्याएँ हैं और क्या क्या चिंताएँ हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर इन्होंने बताया है। इनमें परिवाद को वरीयता देने का मुद्दा समय समय पर चर्चा में आता है। दरअसल होता यह है कि जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं का नाम प्रस्तावित किया जाता है तो किसी गैर न्यायिक व्यक्ति की राय नहीं ली जाती। तो यहाँ पर वही देखिए, मैंने वही जो समझाया आपको कि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो चाहेगी कि जो भी उसके फैसले हैं, जो भी उसकी नियुक्तियाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से करे। तो लेकिन उसमें कार्यपालिका ये कहती है कि इसमें हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, इसमें गोपनीयता जो है वो रहती है और पारदर्शिता भी मुख्यतः रूप से ज़्यादातर नहीं रहती है। तो इसमें जो है वो इंटरफेयर कर रही है। वही ये चीज़ को पूरा एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया बेस, वही पूरा जो है घुमा फिरा के इन्होंने अपने शब्दों में यहाँ पर बयां किया है। तो न्यायपालिका काम करने वाले लोगों के बीच में संदेह माहौल बन जाता है। जजों की नियुक्ति पारदर्शिता नहीं होने के कारण परिवाद को वरीयता देने पर ये हमने यहाँ पर देख लिया। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि इसका जो है आगे की राह इसमें क्या हो सकती है। आगे की राह की अगर हम बात करें तो जिस तरह देश में संसद व सरकार की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं, उसी तरह से न्यायपालिका की अपनी शक्ति देश के लोगों से ही प्राप्त होती है। साथ ही न्यायपालिका को संविधान के अभिरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है अतः देश की जनता को अपने अधिकारों संवैधानिक आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिए उच्चतर न्यायपालिका की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक न्यायपालिका की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय जनता के जीवन में, उसके बारे में बताया गया है। और लोगों को न्यायपालिका की आवश्यकता उसके न्यायालयों और अटूट विश्वासों की भावना को केंद्र में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में कॉलेजियम व्यवस्था से न्यायपालिका के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अधिक जवाबदेही बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी को बल दिया गया है कि कॉलेजियम प्रणाली को जो है वो और ज़्यादा बल दिया गया है। हाल ही में नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश को अपने पूर्ववर्ती कार्यों में गहनता समीक्षा करनी चाहिए एवं बेंचों के मामलों में आवंटित करने के लिए पूर्वाग्रह से होकर व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अब देखिए, अगर हम एक बात करें तो थोड़ा सा कई सारे वैसे तो कोर्ट होती हैं हमारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं, लोक अदालतें होती हैं, बट कभी भी अभी भी कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका को थोड़ा सा विस्तार करने की ज़रूरत है और न्याय जो है एक आम जनता के लिए थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि कई सारे मामले तो अभी पेंडिंग ही चलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्टों में भी बहुत ही कम मामलों को चलाया जाता है। तो अभी भी इसमें जो है और ज़्यादा इनकी वृद्धि करने की आवश्यकता है, तभी जो है हमारा एक संपूर्ण न्याय जो है हमें मिल सकता है।
और अगर हमारे देश की न्यायपालिका और ज़्यादा मजबूत होगी तो हमारा देश जो है और विकास के राह पर और आगे चलेगा। और अंत में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि न्याय के संदर्भ में जो है प्रसिद्ध उक्ति में देरी से मिली न्याय है, न्याय न मिलने में समान ही होता है। अब देखिए, अगर आपने देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ भी कोई आस-पास या मोहल्ले में या किसी रिश्तेदारों में कई सारे मुकदमे चल रहे होंगे, तो जो कि न्यायपालिका की सुनवाई होती है और उसका ये भी पहलू होता है कि किसी निर्दोष को जो है सज़ा ना मिले, तो इसी चक्कर में जो है न्याय का जो भी केस होता है वो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। इसके आधार पर थोड़ा-सा प्रक्रिया उसकी धीमी पड़ जाती है और काफ़ी सालों बाद व्यक्ति को न्याय मिलता है। तो 24 मई 2021 तक की गई जानकारी के अनुसार देश में, अब देखिए यहाँ पर आंकड़ों की बात आई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं कि कुल हमारे 33122502 जो अभी मामले हैं वो अभी लंबित हैं, मतलब अभी उनमें कोई भी सुनवाई या पैरवी जो है नहीं हुई है। बाकी इनमें से 78% से अधिक मामले 1 साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं, मतलब वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक 1 साल से। और ऐसे में स्पष्ट मामलों में ये निपटान के लिए कहा जा सकता है कि समय जितना लागत रहेगा, न्याय की अपेक्षा न्यायपालिकों को उतनी ही दूर होते जाएंगे, इसलिए न्यायाधीशों की संख्या में अधिक बढ़ोतरी, मामलों में समयबद्ध निराकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर बल देना चाहिए। और न्यायालय के लिए मौजूद चुनौतियों के अलावा न्यायालयों के बाहर चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 का बढ़ता हुआ संक्रमण है। अब तो फिलहाल हम जानते हैं कि जब से कोविड वैश्विक महामारी ने हमारे कह सकते हैं कि जीवन में प्रवेश किया है, तो उससे हर जगह जो है हमें कामों में शिथिलता और जो एक अर्थव्यवस्था की एक प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी ढील देखने को मिली है। तो आशा यही है कि आगे आने वाले समय में जो है फिर से सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और अच्छा प्रभाव उसका जो है देश के लिए पड़ेगा। तो न्याय प्रक्रिया में विलम्ब न हो, सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया रखते हुए लंबित मामलों को तेजी से निपटाना चाहिए। ऐसे में आसान टूट पड़ने की कीमत पर न्याय प्रक्रिया अनवरत जारी रहने का स्वप्न साकार ही करेगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा, और इस पर एक प्रश्न बनता है, आप लोग अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या फिर इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हो, तो मैं आज आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूँ। इसका उत्तर जो है आप लोग लिखिएगा और कम से कम 150 शब्दों में लिखिएगा। उसके बाद जो है आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल है एजुकेशनल वर्ल्ड का, उस पर शेयर करके उसको चेक भी करवा सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि हमारा उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की चर्चा करते हुए इसकी जुड़ी चिंताओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो प्रश्न थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कह रहा है कि उच्चतर न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, पहले आप लोग वो बताएंगे, और उसके बाद उससे जुड़ी चिंताएँ कि वो जो प्रोसेस होता है यानी कि कॉलेजियम प्रणाली जो है हमारे लिए कितनी कारगर सिद्ध है या फिर क्या क्या उसकी नकारात्मकताएं हैं, वो सब आपको जो है इसमें बताना है। और पॉइंट वाइज लिखिएगा। इसमें जो है आप कोशिश यही कर सकते हैं कि आप जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लें, तो जो हमारा आयोगों में विभिन्न सदस्यों द्वारा कॉपियों में जाँच करी जाती है तो एक उन पर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।